दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज विस्तार से बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में। तमाम लाखों लड़के लड़कियां जो अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, खासतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, देश में पढ़ते हैं, गांव कस्बों में पढ़ते हैं, बड़े शहरों में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, क्या हैं उनकी दिक्कतें। और शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे उस उद्योग धंधे के बारे में जिससे करोड़ों लोग जुटे हैं और जो खेती के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, क्योंकि सरकार के कुछ फैसले आए हैं, कुछ ब्यौरे आए हैं और आई हैं कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन शो में सबसे पहले आज का वीडियो। इतनी भीड़ देखकर आपको लगा नहीं होगा कि यह ताज़ा वीडियो है, फिजिकल डिस्टेंसिंग वाले दौर का वीडियो है, लेकिन यह ताज़ा ही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर का है। जो भीड़ दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके बीच में रथ पर सवार हैं कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बी श्रीरामुलु जी। हेल्थ मिनिस्टर जिनके ऊपर सूबे के स्वास्थ्य का जिम्मा होता है, जिनकी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस पर अमल कैसे हो रहा है इसकी निगरानी करनी है। कितनी निगरानी नजर आ रही है आपको? मंत्री जी के समर्थकों की भीड़ में कितने लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। ये उस कर्नाटक का हाल है जहां 3400 से ज़्यादा मामले हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस कहती हैं कि राजनीतिक आयोजनों के लिए अनुमति सबसे आखिर में दी जाएगी और उसके लिए अभी कोई तारीख भी नहीं आई है। लेकिन मंत्री जी और उनके समर्थक गाइडलाइंस से नहीं चलते। इससे ज़्यादा कुछ भी कहने पर मंत्री जी को बुरा लग सकता है, लेकिन हम क्या करें, हम देश के प्रधानमंत्री की भी तो सुनते हैं और प्रधानमंत्री ने ही ये कहा है कि अभी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने हैं। तो मंत्री जी सुधार की गुंजाइश खोज लीजिए। आप बेहतर जानते हैं, बड़े मंत्री जी को बुरा लग गया तो लाल बत्ती गई। अब ये मत बताने लगेगा कि लाल बत्ती अब नहीं होती। कुछ चीज़ें मेटाफर में भी कही जाती हैं। बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। कुल मामले हो गए 1,98,706, यानी 2 लाख का कांटा पार होने को है। ठीक हुए 95,527 और मौतों का आंकड़ा 5,598। पिछले 24 घंटों की बात करें तो टेस्ट हुए 1,28,868। इसमें नए मामले सामने आए 8,171। ठीक हुए जो पुराने केसेस हैं वो हैं 3,708 और मौत का आंकड़ा 24 घंटे का 204। दूसरी सुर्खी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से। उन्होंने आज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा एक नया ऐलान किया। अब नकोदर से अमृतसर तक भी एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाला साहब और खडूर साहब से होकर गुजरेगा। इस नए एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमृतसर की दूरी सिर्फ 4 घंटे की रह जाएगी। फिलहाल इस सफ़र में 8 घंटे लगते हैं। मतलब हम वीकेंड पर आराम से जाके दरबार साहब के दर्शन भी कर सकते हैं, ढाबों में खाना भी खा सकते हैं और बढ़िया पैक कराकर वापस भी आ सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा। वैसे भी सड़क बनने में कुछ बरस लगते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का पहले ऐलान किया था। बाद में से अमृतसर से होकर ले जाने की मांग हुई थी और उस संबंध में अब ये ऐलान आया है। तीसरी महत्वपूर्ण सुर्खी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर क्राइम ब्रांच ने आज कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। इसमें चांदबाग में हुए दंगे के मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया। 24 और 25 मार्च को चांदबाग इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। कई वीडियो आए थे जिन्हें ताहिर हुसैन के घर का बताया गया था, जिसमें पेट्रोल बम और पत्थरबाजी नजर आ रही थी। क्या कहती है पुलिस की चार्जशीट? 8 जनवरी को ताहिर हुसैन शाहीन बाग में हुई एक मीटिंग में शामिल हुआ था। मीटिंग में ताहिर हुसैन के साथ जेएनयू का पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद और खालिद सैफी भी शामिल थे। खालिद सैफी को ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
ताहिर हुसैन ने क्राइम ब्रांच को बताया कि उमर खालिद ने मीटिंग में कहा था कि राम मंदिर में चुप रहे, धारा 370 पर चुप रहे, लेकिन अब सीएए पर खामोश नहीं रहना। इस मीटिंग का जिक्र क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में हिंसा की प्लानिंग के तौर पर किया है। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने सीएए प्रोटेस्टर्स और अपने गुर्गों में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बांटे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि ताहिर हुसैन ने अपनी 3 अलग अलग फर्जी कंपनियों में तकरीबन 125 करोड़ रुपए का लेन देन किया और फिर एक कंपनी से पैसा निकाला, जिसका इस्तेमाल दंगों में हुआ। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने साजिश के तहत चांदबाग में अपने घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। पुलिस को 23 से 28 मार्च तक सीसीटीवी में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, कोई फुटेज नहीं मिली। और कॉल डिटेल्स उनके मुताबिक जो चार्जशीट में है, ताहिर हुसैन चांदबाग इलाके में ही 27 मार्च तक था। पुलिस का दावा है कि ताहिर हुसैन ने पुलिस को फ़ोन किया कि उसे दंगाइयों से जान का खतरा है। पुलिस 24 मार्च की रात उसके घर पहुंची तो ताहिर हुसैन को कोई चोट नहीं, ना उनके घर पर कोई तोड़फोड़। इसके अलावा ताहिर हुसैन का लाइसेंसी पिस्टल और 66 जिंदा कारतूस, यानी कि जो चलाए नहीं गए हैं उनको जिंदा कारतूस कहा जाता है, ये बरामद हुए। 22 खाली खोखे भी क्राइम ब्रांच को मिले। पुलिस का दावा है कि ये जो 22 खाली खोखे मिले वो दंगों के दौरान चलाई गई गोलियों के हैं। वैसे फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, ये पुलिस का चार्जशीट में दावा है। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ताहिर हुसैन का भाई भी शामिल है। तकरीबन 75 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें 15 के लगभग पुलिस वाले भी गवाह के तौर पर शामिल हैं। दिल्ली से ही एक और सुर्खी आई जब यह खबर मिली कि दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया है। तिवारी 2016 में अध्यक्ष बनाए गए थे। भाजपा को उम्मीद थी कि सांसद जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, पूर्वांचलियों का एक बड़ा वोट बैंक है, उसके बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। जब भाजपा दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारी तो लोगों को अंदाज़ा था कि प्रदेश अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन तब नहीं हुई। अब उन्हें पद से हटाया गया है। हालांकि भाजपा के हलकों में ये बात कही जा रही कि कार्यकाल पूरा हो गया 3 बरस का, इसलिए ये बदलाव किया गया। तो सवाल है कि बदलाव किया गया तो आए कौन? उनकी जगह आए हैं पहली बार के पार्षद आदेश गुप्ता। नया चेहरा है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आप सबसे पहले एक बयान सुनिए। हम कभी नेताओं का बयान सुनवाते हैं, कभी अधिकारियों का। आज बात छात्र छात्राओं की। सरोज को सुनिए। मेरा नाम सरोज है और मैं एमए फाइनल ईयर हिंदुस्तानी म्यूजिक रामजस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर जब लॉकडाउन खुल रहे हैं तो हॉस्टल भी खुल जाए और मुझे हॉस्टल अकोमोडेशन मिले, क्योंकि अभी मेरे पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं है। ये सरोज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रामजस कॉलेज में म्यूजिक की स्टूडेंट, दिव्यांग है, देख नहीं सकती। हॉस्टल में रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हॉस्टल खाली करवा लिया गया। कुछ दिन की बात है, ये कहकर सरोज एक दोस्त के यहाँ रुक गई, लेकिन बात लंबी खिंच गई। अब इनके सामने रहने की दिक्कत आ रही है, हॉस्टल खुल नहीं रहे, घर जा नहीं सकती। अब आप मिलिए अलका से। अलका राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, एमएससी फाइनल ईयर में। एग्ज़ाम होने थे लेकिन लॉकडाउन लग गया। अब एग्ज़ाम को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही। परीक्षा होगी या नहीं, कन्फ्यूजन है। फाइनल ईयर का पढ़ें, आगे की तैयारी करें, समझ नहीं आ रहा। सरोज और अलका ये सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, ये दोनों उन लाखों छात्र छात्राओं की प्रतिनिधि हैं जिनका भविष्य कोरोना संक्रमण के बाद अंधकार में चला गया है। लॉकडाउन से जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनमें ये छात्र भी हैं। छात्रों की कोई संगठित आवाज़ नहीं है, ना ही ये डेमोक्रेसी के किसी प्रेशर ग्रुप में हैं कि सरकारें फौरन संज्ञान लें। जब हर सेक्टर के लिए सरकार का ऐलान हो रहा था तो ये छात्र छूट गए। ये स्टूडेंट्स अपनी समस्याएं लेकर ललन टॉप को मेल करते हैं। इसलिए आज बड़ी खबर में हम भारत के छात्रों की उन दिक्कतों पर विस्तार से बात करेंगे जो कोरोना संक्रमण में विकराल हो गई। पहली दिक्कत है एग्जाम को लेकर। मार्च या अप्रैल के महीने में देश भर में कॉलेज या स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं। मार्च में लॉकडाउन लग गया तो कुछ परीक्षाएं हो पाई, कुछ नहीं तब तक। और उसके बाद से हायर स्टडीज़ के 3 करोड़ से ज़्यादा छात्र अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से सूचना के इंतज़ार में हैं। देश भर में यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइडलाइंस जारी करने वाली संस्था है यूजीसी ने कहा जुलाई में परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन करवानी है या नहीं ये यूनिवर्सिटी के स्तर पर तय होगा। और असली दिक्कत किसको हो रही है इसमें? फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, जैसे बीए फाइनल ईयर या एमएससी फाइनल ईयर। इस एग्ज़ाम के बाद यूनिवर्सिटी डिग्री देती है।
डिग्री लेकर छात्र या तो किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं या नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर एग्ज़ाम की जानकारी ही नहीं दी जा रही कई जगह। मसलन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जैसा हमने आपको पहले बताया, एमएससी की छात्रा अलका फाइनल ईयर में है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, लेकिन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लटका है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी नहीं। एग्ज़ाम अभी हो नहीं रही है, इस टाइम हो जानी चाहिए और यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अब हम इस समस्या में है कि इस जो फाइनल ईयर में हूँ मैं वो पढूँ या आगे का पढूँ या क्या करें। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, अभी हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस बारे में पूछा तो बताया गया कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, कब तय होगा पता नहीं। लगभग सभी राज्यों में ये हाल है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, बिना एग्जाम के ही पास कर दिए जाएंगे। कैसे किया जाएगा ये? पिछले सेमेस्टर में अर्जित अंकों के औसत के आधार पर फाइनल सेमेस्टर में अंक दिए जाएंगे और इसमें अगर किसी छात्र को लगे कि उसने पहले अच्छा नहीं किया था, इस बार ज़्यादा पढ़ाई करके मैं अपने नंबर अच्छे ला सकता था, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी दोनों विकल्प खुले हैं। एक उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और सटीक बताऊं, ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन देना पड़ेगा, किताब खोलकर उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या है, क्योंकि हर छात्र के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या फिर इंटरनेट हो ये ज़रूरी नहीं। इस फैसले का विरोध भी हो रहा है और अब इस पर डीयू ने गाइडलाइंस जारी की है। कहा है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स सरकार के कंप्यूटर सर्विस सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कंप्यूटर सर्विस सेंटर कहाँ है? गांव की पंचायत में है। वहाँ जाकर ये फ्री में पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उत्तर लिखकर वहीं से अपलोड भी कर सकते हैं। डीयू अभी इस मॉडल पर आगे बढ़ रहा है, इस पर कोई अपडेट होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। वहाँ का एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ऑफलाइन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, क्या किया है RGPV ने? इसने 23 जून से फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कराने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में कहा गया कि छात्र MP में कहीं भी अपनी सुविधा के मुताबिक सेंटर चुन सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी समस्या है। क्या समस्या? उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रदेश के बाहर के हैं और RGPV के कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक बड़ी संख्या इसमें यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की है। वो छात्र एग्ज़ाम देने के लिए कैसे आएँ, और अगर आ भी जाएँ तो रहने के लिए मकान मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इन सब छात्रों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनके बारे में कौन ध्यान देगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी फैसला आया है, कोई मानवीय समाधान नहीं। स्टूडेंट्स को एक और दिक्कत हो रही है, किराए की। जो छात्र दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर किसी भी शहर में रहकर कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने दूसरी समस्याएं भी हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं टल गई हैं, नया प्लान आ नहीं रहा, लेकिन छात्रों को अपने घरों से दूर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इनका बजट बिगड़ा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले ऐसे ही कुछ छात्रों ने हमसे बात की, सुनिए। तो हमारे ओनर्स के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य जगह पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है रेंट के लिए, जो कि गलत है। ना केवल मैं ही और भी मेरे अन्य साथी हैं जो इस दुर्व्यवहार से ग्रसित हैं। मकान मालिक द्वारा कोई भी किराया माफ़ नहीं किया गया। इसके कारण मुझे 31 मई तक का रेंट पे करना पड़ा, जिसमें मेरी 1 महीने की सिक्योरिटी एडेड थी। तो 29 तारीख को मैंने रूम खाली करने को मकान मालिक से कहा, तो मकान मालिक के द्वारा मेरे से 15 दिन का किराया और डिमांड किया गया। इसके कारण मुझे 15 जून तक का किराया मुझे पेड करना पड़ा। छात्रों की दिक्कत जायज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता, लेकिन फिर भी किराए के मकान में रहना है, क्योंकि करियर का सवाल है। दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों से कहा था कि छात्रों से लॉकडाउन में किराया ना वसूला जाए, लेकिन ये बात पूरी तरह से मकान मालिकों पर लागू नहीं हुई। दूसरी तरफ मकान मालिक कह रहे हैं कि हमारा घर भी तो किराए से ही चलता है, किराया नहीं लेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। इस बात में भी तर्क है, वजन है, लेकिन कुल मिलाकर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ बात ये उठती है कि क्या ऐसे छात्रों के लिए राज्य सरकारें कोई आर्थिक मदद कर सकती हैं? क्या इसका जवाब सरकारें देंगी? एक और दिक्कत है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। विदेशों में पढ़ने वाले छात्र जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या पहले से वहाँ पढ़ रहे हैं, छुट्टी में आए थे, यहीं पर फंस गए, इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे कई छात्रों से हमारी बात हुई
जिन्होंने लोन लेकर बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है लेकिन अब जा नहीं पा रहे। इसके अलावा जो छात्र वहाँ पढ़ रहे थे और सेमेस्टर वेकेशन में भारत आए थे, उनकी भी वापसी नहीं हो पा रही। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, कई देशों ने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं। नुकसान छात्रों का हो रहा है। छात्रों की बात चली तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। लॉकडाउन लगने से पहले मार्च के महीने में सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। लॉकडाउन लगने तक 12वीं की क्लास के कई पेपर बाकी, कई एग्जाम बाकी रह गए थे और दिल्ली में तो हिंसा भी हुई थी उसके पहले। इसकी वजह से दिल्ली में 10वीं की भी कई परीक्षाएं टल गई थी। सब मिलाकर 29 पेपर बचे थे। अब सीबीएसई ने ऐलान किया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में कराई जाएंगी। लेकिन यहाँ भी समस्या है। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे स्कूल छोड़कर अपने गाँव चले गए। मान लीजिए एक बच्चा दिल्ली में पढ़ता था लेकिन लॉकडाउन के दौरान अपने प्रवासी मजदूर माता पिता के साथ श्रमिक ट्रेन में बैठकर बिहार चला गया। अब जुलाई में उसके लिए परीक्षा देने के लिए आना मुश्किल होगा। तो ऐसे छात्रों का क्या होगा? सीबीएसई ने समस्या को समस्या माना और इसका हल ये बताया कि छात्र छात्राएं जहां हैं वहीं अपने पास के परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षाएं दे सकते हैं। यानी बच्चा दिल्ली का छात्र है लेकिन बिहार में है तो बिहार में ही अपने पास के एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एग्जाम दे सकता है। सीबीएसई ने इसलिए परीक्षा केंद्र भी 3000 से बढ़ाकर 13000 किए हैं ताकि छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। सीबीएसई का उदाहरण बताता है कि छात्रों की समस्याओं के कुछ समाधान थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने से निकल सकते हैं। किराया, यात्रा की समस्याएं ज़्यादा जटिल हैं। इनके आसान जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मुश्किल जवाब तलाशने के लिए ही लोग इतना भरोसा दिखाकर सरकारों को चुनते हैं और समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हम उम्मीद करते हैं छात्रों का ये दर्द सभी समझेंगे और ख़ास तौर पर सर्वशक्तिमान सरकारें। अब बात करेंगे एमएसएमई की। आप कहोगे भैया ललन टॉप कल भी तो बात की थी। आज विस्तार से, तसल्ली से, ब्यौरे समझ कर करेंगे क्योंकि ये बात नौकरियों से जुड़ी है, करोड़ों लोगों से जुड़ी है। क्या है ये एमएसएमई? अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, और सादी भाषा में वो छोटे उद्योग जिनसे भारत में सबसे अमीर से लेकर गरीब तक एक बहुत बड़ी आबादी की किस्मत नत्थी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 2 जून को एक रिपोर्ट छापी। इसमें ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि AIMO और 9 दूसरी औद्योगिक संस्थाओं के सर्वे का हवाला दिया गया। इस सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन में काम बंद रहने के चलते 35% एमएसएमई ने वापसी की उम्मीद छोड़ दी है और अब बंद होने की कगार पर है। मतलब अगर भारत में 100 छोटी फैक्ट्रियां हैं तो उनमें से 35 पर बंदी का, तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा है। 32% एमएसएमई ने कहा कि उन्हें दोबारा पटरी पर आने में 6 महीने तक का वक्त लगेगा और 12% ने कहा कि 3 महीने के अंदर काम सामान्य हो जाएगा। फीसदी के चक्कर में आदमी की तकलीफ कई बार समझ नहीं आती, तो यही आंकड़ा आपको दूसरी तरह से भी बताते हैं। सोचिए एक पंक्ति में, लाइन में 10 मजदूर खड़े हैं। इनमें से 3 की नौकरी जा सकती है क्योंकि फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। इन्हें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। इन्हें उन 7 मजदूरों से नौकरियों के लिए लड़ना होगा जिनकी खुद की तनख्वाह 3 से 6 महीने तक नहीं आएगी या पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि बाकी उद्योग 3 महीने या 6 महीने में खुल सकते हैं। छोटे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक दूसरे ग्रह का जीव है। पीएफ, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जैसी चीज़ें उन्होंने सुनी नहीं होती। वो कितनी भयावह स्थिति होगी जब इन मजदूरों पर कोई विपत्ति आएगी जिसके लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इसके लिए आपको जानना होगा कि एमएसएमई सेक्टर कितना बड़ा है। भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली निकालता है। इसका हिंदी संस्करण क्या कहलाता है? रोजगार समाचार। छोटे शहरों में युवा आज भी ये अखबार मंगवाते हैं या पंचायत की लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं। उसमें नौकरियों पर हम पेन से गोला बनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित इस अखबार में 19 से 25 जनवरी 2019 के अंक में डॉक्टर रंजीत मेहता का एक संपादकीय छपा। इसमें एमएसएमई को भारत में सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर बताया गया, माने नौकरी देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर, और साथ में आंकड़े भी दिए गए। क्या है आंकड़े? भारत में 6 करोड़ 50 लाख एमएसएमई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका लगभग 30% उत्पादन का योगदान है। इनमें 12 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिला है। ये भारत में उपलब्ध नौकरियों का 30% है, माने खेती के बाद सबसे ज़्यादा लोग एमएसएमई में ही काम करते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से हम 4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों के खतरे में पड़ने की बात कर रहे हैं। ये गणना एमएसएमई की पुरानी परिभाषा के आधार पर की गई।
लेकिन भारत सरकार ने 1 जून को एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है। लेकिन पुरानी गणना आपको मजबूर समझा देती है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कई एमएसएमई हैं जो अपने मजदूरों को पीएफ और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है और फिलहाल एमएसएमई का पूरा तंत्र संकट में है। जहाँ संकट वहाँ मदद के लिए आती है सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जून को कैबिनेट मीटिंग में एमएसएमई को राहत देने के लिए कुछ और कदमों की घोषणा की। एक घोषणा तो परिभाषा को लेकर हुई। नई परिभाषा के मुताबिक अब माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर माना जाएगा। लघु उद्योग 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम उद्योग 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर। अब निर्यात से होने वाली आय को भी टर्नओवर में नहीं जोड़ा जाएगा, ये एक राहत भी दी गई। और टर्नओवर क्या होता है जो बार बार हम बोल रहे हैं? 1 साल में कंपनी की कुल कमाई, इसमें लागत और मुनाफा दोनों होता है। परिभाषा क्यों बदली गई? इससे यह होगा कि अब ज्यादा उद्योगों को एमएसएमई में माना जाएगा, तो जो राहत सरकार एमएसएमई सेक्टर को दे रही है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों में उन्हीं बातों पर मुहर लगी जिनका ऐलान एक बार प्रधानमंत्री मोदी और फिर दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि अच्छा पीएम जी ने वो अनाउंसमेंट किया था, ये कुछ नया है क्या? ये वही घोषणाएं हैं, अब इन पर कैबिनेट का ठप्पा लगा है। कौन सी हैं ये 2 घोषणाएं? पहली, एमएसएमई को 50,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट। अब ये इक्विटी सपोर्ट क्या है ये समझ लीजिए। ये इसलिए दिया जा रहा है कि कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकें। सरकार कह रही है कि जिन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उनमें सरकार पार्टनर बनेगी, हिस्सेदारी खरीदेगी, फिर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने को प्रेरित करेगी। जब स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगा तो कंपनी को फायदा होगा और सरकार की लागत भी निकल आएगी। लेकिन ये थ्योरी है, सुनने में अच्छी लगती है। असल में कितना कारगर हो सकता है ये कदम, ये जानने के लिए हमने बात की अर्थात के संपादक, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और अर्थात के हमारे कॉलमिस्ट अंशुमान तिवारी से। एक्सपेरिमेंट इससे पहले किया जा चुका है इंडिया में, जिसे ओटीसी एक्सचेंज कहते थे, ओवर द काउंटर एक्सचेंज कहते थे, एमएसएमई के लिए था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि एमएसएमई इस साइज के हैं नहीं इतने बड़े जो मार्केट में लिस्ट हो सके, और जो हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो कंपनियां हैं वो इसी साइज की हैं। लेकिन फंड ऑफ फंड जैसी जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, या रनिंग इकोनॉमी में तो अच्छे काम करते हैं। जब सिंकिंग इकोनॉमी हो तो यहाँ इस समय कौन फंड ऑफ फंड से करे, तो पैसा लगाएगा, ये देखने की बात होगी। कैबिनेट ने एक और फैसला दिया है डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड के बारे में। इसके तहत तकरीबन 2 लाख एमएसएमईज को 20,000 करोड़ तक की लोन की राहत मिलेगी। कैसे? मान लीजिए कोई एमएसएमई घाटे में है, उसका लिया कर्ज एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, क्योंकि वो किश्त नहीं भर पा रही। ऐसी स्थिति में कोई भी इस कंपनी को कर्ज और नहीं देना चाहता। इन कंपनियों को सरकार बैंकों के जरिए सबऑर्डिनेट डेट दिलवाएगी, यानी वो कर्ज जो कंपनी को सबसे आखिर में भरना होगा। चाहे वो दिवालिया हो जाए तो कर्ज लेने के स्ट्रेस को इस फैसले से कम किया जा सकता है, इस तरीके से कम किया जा सकता है। और एक बात, इस कर्ज के लिए गारंटी का एक हिस्सा सरकार देगी। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, पेच है, सुनिए। ये बहुत आइडियल सिचुएशन, मतलब ये तो ऐसी चीज है ना जो थिंकिंग इकोनॉमी में कहीं मदद नहीं करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये सब, ऐसे फंड बहुत सारे रहे हैं पहले से। थिंकिंग इकोनॉमी में इस समय लोगों को जो चाहिए उसको वो इससे शायद ही एड्रेस हो पाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि एड्रेस करेगा, क्योंकि डिमांड चाहिए, डिमांड इससे आनी नहीं है, बाकी सारी चीजें होने से तो कोई लाभ है नहीं। सरकार ये बदलाव 1 जून से लागू करने वाली है, मतलब राहत मिलने में एक पूरी तिमाही खर्च हो गई। ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? कई लोगों को ये बातें बोझिल या जटिल लग सकती हैं, हमको भी लगती हैं। इसीलिए हम आसान भाषा में समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी कि हमें पता तो चले कि कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी सरकार की नीतियां क्या हैं और उसके फैसलों का हम पर और आप पर कैसे असर पड़ सकता है। गणित में कमज़ोर हो तब भी आंकड़ों पर नज़र रखिए, सतर्क रहिए, सवाल करिए। ललन टॉप शो में अब वक्त है विदा लेने का। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको रघुवीर सहाय की एक कविता के साथ। वही रघुवीर सहाय जो पूछते थे कि हमारे राष्ट्रगीत में ये भारत भाग्य विधाता कौन है। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। अपना, अपनों का, अपनी अंतश्चेतना का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।